नमस्कार, कैसे आप सब लोग? सभी अच्छे हैं? सामाजिक विज्ञान की इस क्लास में हम इतिहास के अध्याय 6 को पढ़ेंगे, जिसमें हम बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिकों के विषय में पढ़ेंगे और देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के इस समय में अंग्रेज़ों की क्या नीतियाँ थी, उसका भारतीय बुनकर और फैक्ट्रियों में जो काम करने वाले थे उन पर और जो फैक्ट्री चलाने वाले मालिक थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा। उस समय क्या ऐसी घटनाक्रम घटी कि इस अध्याय को पढ़ना इतिहास में अनिवार्य हो गया। इस अध्याय के अंतर्गत हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लघुत्तरीय क्वेश्चन पढ़ेंगे और इनके माध्यम से इस अध्याय को समझने का प्रयत्न करेंगे। चलो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह स्थापित हुई? तो भारत में पहली सूती मिल कब स्थापित हुई? 1854 में। कहाँ पर स्थापित हुई? वो हुई बम्बई के अंदर। बम्बई में पहली सूती कपड़ा मिल लगी 1854 में। दूसरा प्रश्न है, कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था? जो कैलिको अधिनियम है वह किससे संबंधित था? यह अधिनियम अंग्रेजों ने लागू किया था, निकाला था और यह सूती कपड़े जो छींट के होते थे, जो सूती कपड़े थे छींट वाले, उन पर यह अधिनियम लागू किया गया। उस समय भारत का जो छींट का कपड़ा था पूरे विश्व के बाज़ार में उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा थी। उसने सभी कपड़ों को पछाड़ दिया था, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए कैलिको अधिनियम बनाया गया था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3, स्पिनिंग जेनी क्या है? अब ये स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी परंपरागत तकलीलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाली मशीन थी। ये स्लीपिंग जेनी क्या थी? एक मशीन थी जो परंपरागत यानी कि पहले से तकनीकियों के द्वारा जो उत्पादन होता था उसको बढ़ाने वाली एक मशीन थी, जिसमें जो पुराने चरखे चलते थे उनकी स्थितियां जो है लगभग ख़राब हो गई। तो स्लीपिंग जेनी क्या है? परंपरागत तकनीकियों की उत्पादकता बढ़ाने वाली मशीन। ये बढ़ाने वाला नहीं, बढ़ाने वाली मशीन, ठीक है, एक ऐसी मशीन थी ये। उसके बाद प्रश्न 4 है, भारी अभियंत्रण संयंत्र HEC झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? जो ये भारी अभियंत्रण या संयंत्र है यह झारखंड राज्य के रांची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रांची में। सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? जो सूरत बंदरगाह है वह कहाँ है? यह पश्चिमी जो तट है उस पर स्थित है, पश्चिमी तट पर। सूरत बंदरगाह गुजरात के अंदर है और गुजरात भारत के पश्चिम में पड़ता है। यह पश्चिमी तट पर स्थित है। बंदरगाह अर्थात जो समुद्र होता है, समुद्र से जहाँ पर जहाज आकर रुकते हैं, जहाँ पर स्थल होता है, स्थल और समुद्र के पास की जगह जो है इसको बंदरगाह बोलते हैं। तो यह पश्चिमी तट है भारत का, उस पर सूरत बंदरगाह स्थित है। प्रश्न 6 है, 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई? तो किसको जगह दी गई? जो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे, कांग्रेस का जो तिरंगा झंडा था उसमें जो बीच की पट्टी थी उस पर चरखा बनाया गया। उस पर क्या बनाया गया? चरखा। क्योंकि उस समय जो भारत का कपड़ा था और भारत का जो कपड़ा उद्योग था वो अच्छी स्थिति में था और चरखे से ही वो प्रारंभ होता था, इसलिए चरखे को विशेष महत्व दिया और उसको झंडे के बीचों बीच लिया गया। कब लिया गया? 1931 में। मसलिन क्या है? मसलिन मतलब मलमल। मलमल क्या है? तो मलमल एक
बारीक सूती कपड़ा है। क्या है? बारीक सूती कपड़ा है। यह भी भारत का पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। जैसी मलमल का कपड़ा भारत बनाता था वैसा विश्व में कहीं भी किसी भी जगह पर नहीं बनाया जाता था। और ब्रिटेन के जो शाही परिवार हैं वह भी इसी कपड़े को पहनते थे, जिससे ब्रिटेन के जितने भी फैक्ट्री मालिक थे उनका उत्पादन जो है नहीं बढ़ पाया, उनका माल नहीं बिक पाता था, जिस कारण उन्होंने इसके खिलाफ ब्रिटेन के अंदर आंदोलन किए थे। तो ये क्या है? मसलिन क्या है? एक बारीक सूती कपड़ा है। प्रश्न 8 है, राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे? राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे? तो ये शैली जो है ये शैली थी भंडाना। भंडाना एक कपड़ा बनाने की शैली थी और इसी शैली के कपड़े जो है राजस्थान और गुजरात के अंदर बनाए जाते थे। टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी? टीपू सुल्तान की तलवार बहुत प्रसिद्ध है। यह किस स्टील से बनी थी? उस समय जो स्टील है ये बहुत कम देखने को मिलती थी पूरे वर्ल्ड में, और ये थी बूदज स्टील। बूदज स्टील से टीपू सुल्तान की तलवार बनी थी। और तलवार बनाने की यह तकनीकी जो टीपू सुल्तान ने अपने जो उनका साम्राज्य था उसमें स्थापित की थी, और उसी से उस समय तलवारें बनाई जाती थी, जिसको फिर दूसरे देशों में भी निर्यात किया जाता था। तो वह स्टील कौन सी थी? वह थी बूदज स्टील। स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था। जो स्पिनिंग जेनी एक कपड़ा बनाने की तकनीक थी, इसका आविष्कारक कौन था? इसका आविष्कारक था जॉन के। तो जॉन के ने जो है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। मशीन थी स्पिनिंग जेनी, इसमें बहुत सारी तकलीफियाँ लगी होती थी, जिससे जो है सूत काता जाता था, कपड़ा बनाया जाता था। आगे प्रश्न 11 है, टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह हुआ था 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में टिस्को में स्टील का उत्पादन शुरू हुआ था। कौन से सन में? 1912 में। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये अभी हमने प्रश्न पीछे किया है। सूरत बंदरगाह जो है यह गुजरात में स्थिर है। कहाँ पर है? गुजरात में है। इसका ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। आगे है प्रश्न 14, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? जो पुर्तगाली है, पुर्तगाली वास्को डी गामा जो भारत में पहुँचा सबसे पहले, वह कालीकट में सबसे पहले पहुँचा था। और कब पहुँचा था? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली नाविक था, वह कालीकट में भारत पर पहुँचा और जिसका स्वागत वहाँ के शासक जिमोरिन ने किया था। प्रश्न 15 है, लौह अयस्क खोदकर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे? जो लौह अयस्क है उसको खोदकर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे? अयस्क मतलब वह खनिज जो जमीन से खोदकर निकाले जाते हैं, उन सबको अयस्क कहते हैं। तो किस समुदाय के लोग थे ये थे अगरिया समुदाय। एक अगरिया समुदाय के लोग थे जो इसको लौह अयस्क को खोद कर लाते थे और लोहा बनाने का कार्य किया करते थे। प्रश्न 16 है, भारी अभियंत्रण संयंत्र HCE की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। HEC की स्थापना कब हुई? 1958 ईस्वी में। ठीक है।
अब आगे देखते हैं, आगे कुछ लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? जो यूरोप है, महाद्वीप है यूरोप, उसमें किस तरह के कपड़ों की मांग थी? उत्तर है, यूरोप में भारत के कपड़ों की भारी मांग थी। भारत के सूत के महीन कपड़े जैसे मलमल की अच्छी मांग थी। इसके अलावा भारत से पहुंचने वाले छींटदार प्रिंट और महीन कसीदाकारी वाले कपड़ों की भी अच्छी मांग थी। पूरे यूरोप में जो भारत के कपड़े हैं, मलमल और छींटदार, इनकी बहुत ज़्यादा मांग थी। अब है जामदानी क्या है? अब ये देखते हैं जामदानी क्या है। जामदानी एक तरह का महीन मलमल होता है जिस पर सूती धागे या सोने के धागे से बारीक डिजाइन बने होते हैं। जामदानी का कपड़ा अक्सर स्लेटी और सफ़ेद होता है। इसका जो रंग है वो स्लेटी और सफ़ेद होता है। आज के ढाका और उत्तर प्रदेश में जामदानी की बुनाई के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। तो जामदानी कपड़ा बनाने का एक वो था, तकनीकी थी, यह ढाका और उत्तर प्रदेश में बुनाई इसकी हुआ करती थी, इसके केंद्र हुआ करते थे। आगे प्रश्न है, बंडाना क्या है? जो बंडाना है, चटक रंगों की छपाई वाले स्कार्फ को बंडाना कहते हैं। यह शब्द बांधना से आया है। बंधनी एक कला है जिसमें कपड़े पर कई तरह गांठें बांधने के बाद उसे विभिन्न रंगों से रंगा जाता है। कपड़े को सुखाने पर जब गांठें खोल दी जाती हैं तो कपड़े पर अनोखा डिजाइन मिलता है और इस तकनीकों को क्या कहते हैं? बंडाना कहते हैं। अगारिया कौन होते हैं? अगारिया, यह एक समुदाय का नाम है। अगारिया समुदाय के लोगों को लोहा गलाने और उससे स्टील बनाने में महारत हासिल थी। अगारिया क्या था? एक समुदाय था। रिक्त स्थान, अब हम रिक्त स्थानों को भर लेते हैं। इनमें रिक्त स्थानों में क्या आएंगे, नीचे इसके उत्तर भी दिए हैं। रिक्त स्थान है, अंग्रेजी का सिंटज शब्द हिंदी के शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है? छींट शब्द से निकला है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? छींट। टीपू की तलवार वुटज एक धातु थी, वुटज स्टील से बनी थी। जो टीपू सुल्तान की तलवार है वह वुटज स्टील से बनी हुई थी। तो यहाँ पर आ जाएगा वुटज। भारत का कपड़ा निर्यात 19वीं सदी में गिरने लगा था। जो भारत का कपड़े का निर्यात है, जो पूरे विश्व में जाता था, 19वीं सदी में वह निर्यात कम होने लगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसी ही नीतियाँ लगाई जिससे भारत का कपड़ा बाहर निर्यात नहीं हो सका। प्रश्न 6 है, विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहासों के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर है, विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वह उन कपड़ों के उद्गम के बारे में होती है, यानी वे कहाँ से आते थे। कई बार किसी कपड़े के नाम से यह पता चलता है कि वह किस रास्ते से होते हुए किसी बाजार में पहुंचा था। यदि हम सिंटज का उदाहरण ले तो पता चलता है कि यह भारत के शब्द छींट से विकसित हुआ है, यानी इस तरह के कपड़े भारत से ब्रिटेन पहुंचते थे। यदि हम मसलिन की बात करें तो इससे पता चलता है कि यह ईरान के मौसूल के रास्ते यूरोप पहुंचा। तो इस प्रकार जो है विभिन्न कपड़ों के नामों से इतिहास के बारे में कई चीज़ों का पता चलता है। प्रश्न 7 है, इंग्लैंड के
ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध क्यों किया था? तो इसका उत्तर है, भारत के कपड़े इंग्लैंड में बहुत लोकप्रिय थे और उनकी बहुत मांग थी। उनसे मिलने वाली प्रतिस्पर्धा के कारण इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादक संतोषजनक व्यवसाय नहीं कर पाते थे। इसलिए इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध किया। भारत से आने वाले कपड़े का विरोध इसलिए किया क्योंकि जितने भी इंग्लैंड के लोग थे वह भारत के कपड़े को पहनना ही पसंद करते थे। वहाँ के अमीर लोग तो भारत से बना कपड़ा पहनने में अपना वो मानते थे कि हम बहुत ही पैसे वाले हैं, यानी कि दिखावा बन चुका था एक भारत का कपड़ा। और भारत का कपड़ा वास्तव में क्वालिटी में भी ब्रिटेन के कपड़े से कई गुना ज़्यादा अच्छा था। प्रश्न 8 है, ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह प्रभाव पड़े? उत्तर है, ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर बुरे प्रभाव पड़े। ब्रिटेन की मिलों में बनने वाले कपड़े इतने सस्ते होते थे कि भारत के अधिकतम लोगों की जेबों की पहुंच में थे। इससे भारत में उत्पादित होने वाले कपड़े की मांग घटने लगी। जब ब्रिटेन में कपास जो उद्योग है वह विकसित हो गया तो उससे भारत के जितना भी कपड़ा मिले थी उन पर बहुत बुरे प्रभाव पड़े और उससे भारत के जो कपड़े थे वह सस्ते होते चले गए। वैसे ये अंग्रेज़ों की केवल चाल थी, ऐसा कुछ नहीं था, अंग्रेज़ों ने ये सब मिलकर किया था। प्रश्न 9 है, 19वीं सदी में भारतीय लोहा प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ? जो 19वीं सदी है उसमें भारतीय लौह प्रगलन का पतन क्यों हुआ? 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग के पतन के 2 मुख्य कारण थे जो नीचे दिए गए हैं। पहला है, ब्रिटेन से स्टील आयात होने लगा। जो ब्रिटेन है वहाँ से स्टील आयात होने लगा भारत में। दूसरा है, नए वन कानूनों ने छोटे पैमाने पर लोहा बनाने वालों को वनों और खानों से दूर कर दिया। ये 2 कारण थे। प्रश्न 10 है, भारतीय वस्त्रोद्योग को अपने शुरुआती सालों में किन समस्याओं से जूझना पड़ा? भारतीय कपड़ा उद्योग को अपने शुरुआती सालों में कई समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या थी ब्रिटेन से होने वाला आयात। एक समय था जब भारत में खपत होने वाले कपड़ों का 2/3 ब्रिटेन में बने कपड़ों से पूरा होता था। उपनिवेशी सरकार यहाँ के व्यापारियों को किसी भी तरह का संरक्षण नहीं देती थी, जबकि ब्रिटेन में स्थानीय लोगों को संरक्षण देने के लिए भारी आयात शुल्क लगाया जाता था। तो यह थी अंग्रेज़ों की चाल। उपनिवेशी सरकार मतलब जो विदेश की कोई सरकार है, दूसरे देश पर शासन करती है, उसको उपनिवेशी सरकार कहते हैं। और उस समय भारत पर जो है ब्रिटेन की सरकार कार्य कर रही थी, सत्ता संभाले हुए थी। प्रश्न 11 है, आखिरी प्रश्न है इस अध्याय का। पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली? टिस्को क्या है? एक कंपनी हम कह सकते हैं, यह कंपनी थी, स्टील कंपनी। आज भी इसका नाम सुनने में आता है। महायुद्ध मतलब प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है। उत्तर, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन के स्टील उत्पादकों को युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने में व्यस्त रखा गया। ऐसे समय में रेलवे लाइनें बिछाने के लिए ज़रूरी लोहे की सप्लाई का काम टिस्को को मिल गया। टिस्को ने रेल के पहिए और तोप के गोले के खोल भी बनाने शुरू किए। 1919 तक टिस्को में बनने वाले स्टील के 90% उपनिवेशी सरकार खरीद लेती थी। इस तरह से धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य में टिस्को सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन गया। तो इस अध्याय को हमने पढ़ा
आप इस अध्याय को 1-2 बार इस वीडियो को देखिए, इन प्रश्नों को बार-बार पढ़िए ताकि ये प्रश्न आपको याद हो जाएँ और यह अध्याय आपको समझ में आ जाए। ठीक है? तो अगले अध्याय में मिलते हैं। नमस्कार।